लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। सीटेट एग्ज़ाम 2000 जुलाई में होने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एमपी टेट एग्ज़ाम और अन्य सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो है लगभग सभी एग्जाम में ये सिद्धांत पूछा ही जाता है। क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई और क्या क्या इन्होंने इम्पोर्टेंट टर्म्स दी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक नंबर आपका यहीं से कंफर्म हो जाता है एक नंबर का। तो जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था। तो एक नंबर का सवाल तो यहीं से बनता है प्रत्येक एग्जाम में। तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। चलिए अब हम इसके जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे कि और महोदय ने जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत से आशय क्या है, भाषा, धारणा और सोच, स्मृति, तर्क आदि के संबंध में है। यहाँ से तात्पर्य क्या है, बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संधारित करने के तरीके से है। मतलब उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में ये जो सिद्धांत है बनाया गया है। और बच्चों का बड़े होने के संबंध में, मतलब कि बचपन से बड़े होते हुए उनका विकास किस तरह से होता है, कौन सी अवस्था में क्या गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ सिद्धांत में प्रमुख क्या है, अटेंशन है, परसेप्शन, लैंग्वेज, थिंकिंग, मेमोरी एंड रीजनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिद्धांत से संबंधित है। तो एक प्रश्न और बन जाता है कभी कभी, एक प्रश्न और बनता है कभी कभी एक नंबर का, जीन पियाजे का जन्म और इसके बारे में कहाँ के निवासी, तो स्विट्जरलैंड के मतलब निवासी थे ये। और इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। 1980 तक की इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 84 वर्ष तक लगभग ये जिए थे। इन्होंने 32 किताबें लिखी हुई है। तो तीन चार प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाते हैं अलग अलग। तो सबसे पहली चीज़ है आती है इस सिद्धांत में, वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है ये आपसे जो है आपको पता होना चाहिए। तो स्कीमा एक प्रकार का बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड है जो ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, यानी ज्ञान को व्यवस्थित रखने का एक तरीका है एक प्रकार से। जैसे कि बच्चों में जो भी चीज़ें देखते हैं तो वो एकदम से उनके इसमें एक छवि बना लेते हैं और उस टाइप की जो चीज़ें उनके दिमाग में फिट हो जाती है तो वो जो पहली बार जो आता है वो स्कीमा कहलाता है। और इसके अलावा एक और बात इसमें रहती है, वो उनकी छोटी छोटी इकाइयों को एकत्रित करता है और इन छोटी छोटी इकाइयों को एकत्रित करके एक बड़ी अवधारणा का निर्माण करता है। इसके बारे में उसे ही स्कीमा कहा गया है। क्या कहा जाता है, एक चीज़ और कहा जाता है, स्मॉल चंक्स ऑफ नॉलेज भी इसे कहा जाता है। अगली चीज आती है इस सिद्धांत में, जीन पियाजे ने एक टर्म बताई है, एक ये पॉइंट है, वो है अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने वातावरण या पर्यावरण के साथ में तालमेल बिठाते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट करने की भी जो है दो प्रकार है। तो अनुकूलन में अनुकूलन में भी जो दो है, अनुकूलन में भी दो चीज़ें शामिल है, दो बुनियादी प्रक्रिया शामिल है। एक है आत्मसातकरण और एक है समायोजन, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसके जो है एडेप्टेशन के दो टाइप्स है। अनुकूलन के द्वारा वो एक वातावरण में जो है अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, उसके अनुसार वो अपने आप को ढालते हैं। तो इसे ही जो है अनुकूलन कहा गया है और इसके दो प्रकार है। चलिए उसके प्रकारों के बारे में अब हम देख लेते हैं। एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्कीमा में मतलब कि जो उनका पुराना ज्ञान रहता है, स्कीमा जैसे कि जो उनके मस्तिष्क में, छोटे बच्चे तो उनके मस्तिष्क में एक पुराना ज्ञान रहता है। स्कीमा में नई जानकारी को प्राप्त करना और पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना या ऐड करना, इसे ही जो है आत्मसातकरण कहा गया है। ज्ञान उस प्रक्रिया को जो संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं के क्षेत्र में नई वस्तु या घटनाओं को समझाया एवं शामिल किया जाता है, उसके अंदर ही दूसरी चीज़ को शामिल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे आया है, काला कुत्ता और उसके रंगों का शामिल करना। तो जो एक स्कीमा आया था, तो एक बच्चों ने एक कुत्ता देखा था, वो काला कलर का था, मान लो काला कलर का कुत्ता देखा था, ये काला कलर था, एक
काला कुत्ता देखा था बच्चों ने, एक काला कुत्ता दिखाया तो उनके स्कीमा में काला कुत्ता जब आ गया। उसके बाद जो है अगली स्टेप आती है, ये है काले कुत्ते के बाद में जब बच्चे दोबारा से किसी सड़क पे गए या घूमने गए तो उन्होंने जो है कुत्ते के जैसे ही अन्य प्राणी देखे और अलग अलग कलर के देखे। तो जैसे कि भूरा कुत्ता देख लिया और लाल देख लिया, तो इस प्रकार के जो है अलग अलग कुत्ते उन्होंने देखे। तो ये कुत्ता जो एक था उसी में उसके अन्य प्रकार को उन्होंने उसी प्रजाति के अन्य कलर वाले को उसमें ऐड कर ली। तो मतलब नई जानकारी शामिल कर ली कि भाई कुत्ता काला कलर के अलावा भी अन्य कलर का हो सकता है। तो ये बात जो जोड़ी उन्होंने अपने ज्ञान के अंदर, ये बात ही आत्मसातकरण कहलाती है। मतलब कि पुरानी जानकारी में ही नई जानकारी प्राप्त करना या जोड़ना। तो इस प्रकार से ये दो कलर उनके जानकारी में ऐड हो गए, यानी कि जो है दो और कलर ऐड हो गए हैं। इसे ही आत्मसातकरण उन्होंने जीन पियाजे महोदय ने कहा है। जान लेते समायोजन यानी एकोमोडेशन, ये डायरेक्ट टर्म से संबंधित जो है प्रश्न आपसे बनते हैं सीटेट एग्जाम में, एमपीटेट एग्जाम में और अन्य सभी एग्जाम में। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या घटना को संशोधित किया जाता है। मतलब कि पुरानी जानकारी को पूरी तरह से मॉडिफाइड किया जाता है, बदला जाता है एक प्रकार से। यानी कि जानकारी जो स्कीमा में एकत्रित हो गई थी बच्चों के मन में, उसको बदला जाएगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एकोमोडेशन इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द एग्जिस्टिंग स्कीमा और स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। तो जो स्कीमा रहता है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन वाली जब बात आएंगी तो यहाँ पे जो है समायोजन कहलाएगा। समायोजन में पूरी जानकारी को बदल दिया जाता है। चलिए अब हम इसका जो है उदाहरण एक बार और देख लेते हैं। एक यहाँ देखा था काला कुत्ता और उसके बाद उसके दो कलर जोड़ लिए थे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया था, भूरा लाल, ये दो कलर जुड़ गए थे बाहर। तो दोबारा से उन्होंने जो है चार पैर वाला एक मान लो कुत्ता देखा या बिल्ली को देखा एक प्रकार से। तो बिल्ली देखा तो वो बच्चा जब उसको मालूम नहीं है कुछ जानकारी कि भाई बिल्ली भी होती है, तो वो बिल्ली को देख के भी कुत्ता ही कहेगा। तो जब कुत्ता कहेगा तो उसके जो फादर से यानी पिताजी है वो उन्हें अगर बताते हैं कि भाई ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली है, तो अब जो उनकी जो जानकारी है वो कुत्ता से बिल्ली में परिवर्तित हो गई है। मतलब कि उन बच्चे को ये पता चल गया कि भाई काला कलर का बिल्ली भी हो सकती है, और तो जो कुत्ते से जो है एक नई प्रजाति में बदल गया कि भाई एक बिल्ली भी होती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है जानकारी पूरी तरह से मॉडिफाई हो गई है उसके मस्तिष्क में। तो इसे ही जो है यानी समायोजन कहा गया है। तो इसी प्रकार से जो है समायोजन से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। संतुलन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये साम्यीकरण कहा जाता है। तो इसमें जो है आत्मसातकरण और समायोजन, मतलब जो ऊपर दोनों चीजें आती है उन दोनों प्रक्रिया के द्वारा आने वाली संज्ञानात्मक स्थिरता या संतुलन बनाना कहलाता है। मतलब कि समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में बैलेंस बनाना, उन दोनों के नहीं बनते हैं, एकांतिक कभी बन सकता है, लेकिन सिद्धांत जो है अब शुरू होता है। तो जीन पियाजे का महत्वपूर्ण सिद्धांत अब शुरू होता है। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्था बताई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहली अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था है। दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में बताया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से ज़्यादा वाले के लिए बताई गई है। तो ये जो है चारों अवस्था से यहाँ से आपसे जो है प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं कि भाई कौन सी अवस्था की क्या एज रहती है। ये उम्र जो है एज कितनी कौन सी अवस्था की वो आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो जिससे कि आपको जैसे ही सवाल में कुछ इस टाइप का प्रश्न आया तो आपको पता चल सके। और इसके अलावा इसे आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। तो यहाँ पे SPCL के नाम से इसे हम जान भी सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और L से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या पर देख लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज आप यहाँ पे इसे कहते हैं। तो संवेदी गामक या सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहा जाता है। तो ये अवस्था जो होती है तो ये 2 वर्ष तक रहती है, मतलब जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष के बीच में जो समय रहता है वो संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। से लेके 2 वर्ष तक अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना और चूसना, यानी मुंह से कोई भी सामान उठा के मुंह में चूसने लगते हैं। उसी प्रकार उसे ही जो है सेंसरी अवस्था कहा गया है। क्योंकि बच्चे बाकी बड़ी उनकी मांसपेशियाँ विकसित नहीं होती है, तो वो छोटी अपनी जो मांसपेशियाँ है यानी कि है इंद्रिय है उसी के द्वारा वो बाकी चीज़ें करते हैं। जैसे इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। तो है अपने वातावरण और चीज़ें इनसे कैसे संबंधित है इसके बारे में भी सीखते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है इसका जो विशेषताएं है वो है वस्तु स्थायित्व, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और नकल उतार कर सीखना। ये जो 3 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा जो है सभी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए
इसमें आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण। तो छोटे बच्चे जो है छिपी वस्तुओं को ढूंढने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, छिपी वस्तु को ढूंढने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और इससे ही जो है वस्तु स्थायित्व का गुण कहा गया है। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे अगर आप उन छोटे बच्चों के सामने कोई वस्तु है, कोई भी खिलौना है, अगर आप उनके सामने से उठा के पीछे अपने छुपा लेंगे पीठ के पीछे, तो भी वो जो है ऐसा उनको लगेगा कि उनके सामने ही वो वस्तु है और उसे वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये जो गुण है इसे ही जो है इसे ही जो कहा गया है वस्तु स्थायित्व, यानी कि चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। हिडन वस्तु को वो ढूंढ लेते हैं। निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बच्चे में जो है कि वस्तुओं पर विशेष ध्यान विकसित करते हैं और ध्यान देते हैं। जिज्ञासा वाली वस्तु पे वो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके उसी की तरफ ध्यान देते हैं छोटे बच्चे की तरफ में, जैसे कि आप दिन ने देखा भी होगा इस बारे में। तो डेवलप सर्टेन फोकस ऑन डिमांड ऑब्जेक्ट, किसी विशेष चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कर सीखना, डिफर्ड इमिटेशन, ये जो है जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये पॉइंट डायरेक्ट ही एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और अन्य एग्जाम में भी इसका आपको प्रयोग कर सकते हैं। नकल उतार कर सीखते हैं बच्चे, सामने उनके माता पिता या परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनकी नकल उतार के वो सीखने का प्रयास सीखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये अवस्था खत्म हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों इसमें शामिल रहते हैं, इस अवस्था में आते हैं। तो ये अवस्था क्या है? इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं, सिंबॉलिक लर्निंग के द्वारा सीखते हैं और किसी चीज़ की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं अपने मन मस्तिष्क में। तो प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं, ये कहा गया है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये बहुत ज़्यादा आपसे जो है एक परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि इसकी प्रमुख विशेषता है आत्म केंद्रिता यानी इगोसेंट्रिज्म, जीववाद, रोल प्ले, अपरिवर्तनीयता, अतार्किक सोच विकसित रहती है इसमें, तार्किक विकास सोच और भाषा का विकास भी इसी अवस्था में होता है और केंद्रीकरण का गुण इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार चलिए हम इसके प्रमुख गुणों को आगे डिटेल में हम जानते हैं। जो दूसरी अवस्था है इसका जो पहला महत्वपूर्ण गुण है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म एक ऐसी अवस्था जब बच्चा एक प्रकार का विश्वास दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं भी उसे जीवित लगती है या निर्जीव वस्तुओं को भी वह जीवित समझता है बच्चा, तो उसे ही जो है जीववाद या एनिमिज्म कहा जाता है। तो यहाँ एनिमिज्म की अवस्था उसे कहते हैं। तो इसमें कोई भी बच्चा जो है किसी भी, मान लो कोई झाड़ू है तो झाड़ू को भी वो उसमें भी एक जीव है इस प्रकार का समझेगा, और इसी चीज़ को जैसे मिट्टी को भी वो एक प्रकार से उसमें कुछ चीज़ जीव है मान लो समझेगा, जिंदा समझेगा उसको, मतलब निर्जीव है फिर भी उसे जो है उनको ऐसा लगेगा कि ये जीवित चीज़ है। तो इसे ही जो है उन्होंने जीववाद या एनिमिज्म की अवस्था कहा है। इसके अलावा सेंट्रिज्म या अहंकार केंद्रित कहा है सेकंड अवस्था में, मतलब दूसरी अवस्था हमारी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चल रही, तो इसी में ये कहा गया है। तो इसका अर्थ है उनमें स्वयं के दृष्टिकोण के बाहर देखने की क्षमता में थोड़ी कमी होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं के बारे में जो है स्वयं से बात करने के बारे में भी कहा गया है, मतलब कि सेल्फ टॉक वो एक प्रकार से करते हैं, जो आप जो है बड़बड़ाना भी कहते हैं। तो उससे इस प्रकार की जो अवस्था आती है इसमें, तो वो क्या कहा गया है उसे ईगो सेंट्रिज्म कहा है, मतलब कि अहम केंद्रित कहा है। जिन पियाजे महोदय ने अहम केंद्रित व्यवहार कहा है उसे। और इसी के अतिरिक्त एक और जो है इसी दृष्टिकोण को जो है प्राइवेट स्पीच कहा है लेव वाइगोस्की महोदय ने। तो उसके बारे में जब हम अगला सिद्धांत जब लेव वाइगोस्की वाला थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है, चलिए अब हमारा अगला वापस आ गया है अपरिवर्तनीयता यानी कि इररिवर्सिबिलिटी, विचार की अपरिवर्तनीयता। बच्चे में क्या है? विचार की अपरिवर्तनीयता कहा है यहाँ पे। तो विचार की अपरिवर्तनीयता, बच्चा एक समय में किसी एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपने विचारों की दिशा को उलट नहीं सकता है, और अर्थात उसके विपरीत चीज़ें नहीं सोच सकता है, ये कहा गया है। ये भी इसका गुण है सेकेंड अवस्था का, जो कि आपका 2 से लेकर कितना 7 वर्ष की आयु में ये गुण पाए जाते हैं। तो इसके बारे में जीन पियाजे महोदय ने कहा है। तो गिनती का एक क्रम देखेगा 1 2 3 4 5, और वो ऐसे इसका विपरीत क्रम 5 से उल्टा गिनती नहीं गिन पाएगा, जैसे कि 5 3 4 3 2, तो इसका विपरीत क्रम वो नहीं समझ पाएगा या जान पाएगा। तो उनकी क्षमता इतनी कम रहती थोड़ी। तो चलिए अब हमारा एक और आ गया है यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है इसी अवस्था का गुण है ये सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का गुण इसमें रहता है। किसी वस्तु के आकार आयतन के आधार पर उसमें क्या है फर्क नहीं कर पाता।
तो अगला है सेंट्रेशन का गुण है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रेशन का गुण आ चुका है। सेंट्रेशन का गुण क्या होता है यहाँ पे आप परिभाषा पर देख सकते हैं। तो सेंट्रेशन किसी वस्तु के आकार आयतन के आधार पर उनमें फर्क नहीं कर पाने, उदाहरण के लिए किसी लंबी वस्तु और चौड़ी वस्तु में किस में पानी ज़्यादा होगा, इस बात का बच्चा क्या है फर्क नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि जो बड़ी दिखाई दे रही है उसी में, जो बड़ा बर्तन ऊंचा दिखाई दे रहा है उसी में मान लो कि वो उसमें ज़्यादा यहाँ पे जल है यानी कि पानी है, और इसके अलावा जो चौड़ी दिख रही है उसमें वो उतना फर्क नहीं कर पाता कि भाई इसमें भी ज़्यादा आ सकता है। तो इसे ही जो है केंद्रीकरण का सेंट्रेशन कहा गया है, केंद्रीकरण का गुण कहा गया है। ये है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, आत्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 वर्ष की आयु। तो यह जो अवस्था है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है जब बच्चों में तार्किक सोच शुरू हो जाती है, मतलब तर्क करने लगते हैं और मूर्त तर्क कौशल विकसित हो जाता है। बच्चों की आत्मकेंद्रिता की सोच कम हो जाती है, मतलब जो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर था वो बदल जाता है, उसमें उनकी में थोड़ा वह दूसरों के व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी समझने लग जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है 7 से 11 की आयु में। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट रीजनिंग आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी और कॉज एंड इफेक्ट, डिसेंट्रेशन, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, मतलब अधिकतर चीज़ें जो है जो सेकंड जो उनकी दूसरी अवस्था थी उसमें जो नहीं थी वो सारे गुण यहाँ पे थोड़े विकसित हो जाते हैं, आ जाते हैं। चलिए आगे हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे गुण आ गया है संरक्षण यानी कंजर्वेशन का। बच्चा यह समझने लगता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा और समग्र आयतन में द्रव्यमान आदि नहीं बदलता है। तो ये बच्चा जो वहाँ पे उनको समझ नहीं आ पा रहा था वो अब यहाँ पे समझ जाता है। कंजर्वेशन मतलब कि जिसमें क्या चीज़ें किस में कम आएंगी, द्रव आयतन और द्रव्यमान, ये वजन और इसके हिसाब से वो समझने लग जाता है। तो इसे ही कौन सी अवस्था में कौन से गुण पाए जाते हैं, कंजर्वेशन का गुण किस अवस्था में आता है, कब नहीं आता है। तो वहाँ 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन जो है सही रहता है। जैसे कि तीसरी अवस्था है तो तीसरी अवस्था में ये पाया जाता है, तो तीसरी अवस्था में आपको ये लगाना है वहाँ पे उत्तर, यानी रिवर्सिबिलिटी वाला ऑप्शन आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि जैसे कि वहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी वाला जो उनका गुण था वो अब यहाँ पे बदल गया, मतलब यह क्षमता विकसित हो गई है कि यह एक क्षमता है जिसके द्वारा कोई बच्चा स्विच या श्रृंखला का पालन करने में सक्षम हो जाता है और फिर मानसिक रूप से क्रियाओं की श्रृंखला को उल्टा या विपरीत भी कर सकता है। जैसे कि वहाँ पे विपरीत नहीं कर पा रहा था लेकिन अब जो है यहाँ पे विपरीत करने लग जाएगा। तो विपरीत कैसे करेगा, तो विपरीत किस प्रकार से करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 5 और इस टाइप का दिखाया था। तो अब वो बच्चा इधर इसका रिवर्स ऑर्डर भी देख सकता है कि 5, 4, 3, 2 3, 2, 1 इस प्रकार का भी हो सकता है। ये जी बातें वो समझ जाएगा। ये बनती है पानी से बर्फ़ बनती है, ये बच्चों को मान लो पहले पता है, लेकिन अब जो है वो ये भी बात जान पाएंगा कि बर्फ़ से भी पानी बन सकता है पिघल करके। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों तरफ रिवर्स ऑर्डर में भी वो सोच पाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला चीज़ क्या है, क्रमबद्धता। सेरिएशन का गुण आ जाता है किसी भी विशेष गुणों आधार पर वस्तुओं को संग्रह को एक किसी विशेष क्रम या संग्रह में व्यवस्थित करने की क्षमता या एक क्रम में जमा सकता है। तो बच्चों को आप जैसे कि जमाने का भी गुण उनमें आ जाता है। के बाद एक बहुत सारी चीज़ों में जमाना, किसी को किसी ऑर्डर में जमाना, एक ऑर्डर में जमा सकता है एक के बाद एक चीज़ें, तो ये गुण विकसित हो जाता है। इस अवस्था में क्रमबद्धता कहते हैं कि जैसे कि भाई ऑर्डर में एक के बाद एक कोई सामान को जमाना है तो वो जमा सकेगा, तो इतनी उनमें क्षमता विकसित हो जाती है। वर्गीकरण, तो श्रेणियों के गुणों की पहचान करते हुए किसी श्रेणी या वर्गों को एक दूसरे से संबंधित करने की क्षमता, बच्चा अलग अलग प्रकारों की चीज़ों को अलग अलग कर सकता है। यानी कि अलग अलग प्रकार का सामान है तो उसे वो किसी मान लो किसी बॉक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग कलर की गेंदें हैं, नीली, गुलाबी, पीली, हरी, नीली, तो इस प्रकार के जो अलग अलग गेंदें रहेंगी एक किसी बॉक्स में तो वो उसे अलग करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण का गुण, डिसेंट्रेशन, इसे बच्चा, तो डिसेंट्रेशन का गुण यहाँ पे विकसित हो गया है। तो डिसेंट्रेशन का गुण यहाँ पे विकसित हो जाता है इस तीसरी अवस्था में। इसमें बच्चा आकार आयतन के आधार पर किस पात्र में ज़्यादा सामान है या कम है वो उसकी पहचान कर सकता है, इतनी समझ उसमें आ जाती है। तो ये जो है तीसरा जो गुण है, तीसरी जो अवस्था है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो आपको ये इसमें थोड़े ज़्यादा गुण है तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं, गेंद है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो वो सारे चीज़ों को जो है अलग अलग कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस हमने बनाया तो क्रॉस वाली चीज़ें वो कितनी चीज़ें वो बता सकेगा कि 2 है, और डॉट वाली चीज़ें कितनी है
यहाँ पे डॉट वाली चीज़ें जैसे 4 है तो वो इस प्रकार से सामान को अलग अलग कर सकता है, तो इसे ही जो है वर्गीकरण कहा गया है। और एक गेंदों से भी संबंधित जैसे मैंने उदाहरण बताया, तो गेंदें भी अलग अलग कलर की भी, नीली कलर की कितनी है, काली कलर की कितनी है और वाइट कलर की कितनी है, वो सारी चीज़ें वो अलग अलग कर पाएंगा। की जो चौथी अवस्था है वो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे आप फॉर्मल स्टेज कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल ये स्टेज जो है 11 साल से ज़्यादा वाले 11 से ज़्यादा वाली के लिए कहलाती है। यह 11 वर्ष के बाद की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहाँ सभी प्रकार की मानसिक क्षमताओं का सर्वाधिक विकास होता है, या तो यह अधिकतम स्तर तक विकास हो जाता है। समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है बच्चों में, और अमूर्त सोच विकसित हो जाती है। काल्पनिक 2 बार लिखा गया है तो यहाँ काल्पनिक लिखा गया तो ये आप काट देंगे। काल्पनिक और निगमा युक्त तर्क विकसित हो जाता है, यानी कि रीजनिंग भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और का डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे आ जाती है। हाइपोथेटिकल तर्क भी विकसित यहाँ आ जाता है। तो ये सारे गुणों का हम यहाँ नीचे एक बार और अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो निगमनात्मक तर्क, यहाँ इसका जो ये अवस्था है, चौथी अवस्था, इसका जो ये महत्वपूर्ण गुण है डिडक्टिव रीजनिंग, समस्या समाधान कौशल विकसित हो जाता है। लॉजिक आ जाता है, बच्चे लॉजिक के द्वारा सोच सकते हैं। और जो पुरानी जो सेकेंड अवस्था उसमें तो जो है आप लॉजिक नहीं लगा सकते, बच्चों में इतना जो है वो चिंतन नहीं कर पाते थे। और इसके अलावा यहाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी परिकल्पित स्थिति, यह निष्कर्ष निकालने और समस्याओं को हल करने के लिए विचारों के रूप को आसान बना देता है। मतलब कि जितने भी बड़े होने के बाद जितने भी गुण आ जाते हैं, अधिकतर चीज़ें जो है सभी चीज़ें यहाँ पे बालक जो है करने में सक्षम हो जाता है 11 साल के बाद। और 11 साल के बाद जितने भी बड़े व्यक्ति है तो वो सब आप उनको देख के भी सीख सकते हैं कि भाई वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन यहाँ पे कर सकते हैं, और अमूर्त सोच विकसित हो जाती है 11 से साल। डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, अलग सोच भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। अमूर्त का मतलब यहाँ ऐसा है कि अमूर्त सोच मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि अभी यहाँ पे है नहीं, मतलब सामने चीज़ नहीं है, ठोस अवस्था में उपलब्ध सामने नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी कोई व्यक्ति सोच सकता है और कल्पना कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को जो है अमूर्त कहा जाता है। मूर्त मतलब जो सामने उपस्थित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जीन पियाजे का यह सिद्धांत खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका अगला सिद्धांत वाइगोत्स्की का सिद्धांत लेके आएंगे। तो इसीलिए जो है आप हमारे चैनल को अभी तक टीचर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड तो आपको पता चल सके। और साथ ही आप हमारे इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें और लाइक कर दीजिए।